हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब थर्ड हाउस के लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होते हैं तो ऐसे में जातक के जो भाई बहन होते हैं उनके संबंध व्यक्ति के थर्ड हाउस के लॉर्ड की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यानी कि थर्ड हाउस के लॉर्ड अशुभ हैं तो व्यक्ति के संबंध अपने भाई बहनों के साथ खराब रह सकते हैं। वहीं पर अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड कोई शुभ ग्रह हैं तो व्यक्ति का संबंध अपने भाई बहनों के साथ तो अच्छा रहता ही रहता है, साथ ही साथ व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी होता है। अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड एक पॉजिटिव ग्रह हैं तो यहाँ पर व्यक्ति के भाई बहनों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और साथ ही वो दीर्घायु भी होते हैं। ऐसे लोग जीवन में अच्छी संपत्ति भी प्राप्त करते हैं, साथ और स्वयं भी जीवन भर एक अच्छी स्थिति में रहते हैं। यहाँ पर जातक ज्यादातर अपने विवाह के पश्चात ही उन्नति करता है। यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति कई बार अपनी पत्नी के छोटे भाई के साथ भी साझा व्यापार कर सकता है, यानी कि उसके साथ बिजनेस में साझेदार के रूप में भी जुड़ सकता है। अ, यहाँ पर जातक स्वयं भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, साथ ही उसके बच्चे भी अपनी क्षमता, मनोरंजन और सट्टे के माध्यम से धन कमाकर लाभ की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर जातक शोध कर सकता है, विद्वतापूर्ण लेख लिख सकता है, थीसिस लिख सकता है। लेकिन कई स्थितियों में देखा जाता है कि पिता के साथ व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं या पिता का व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं होता है। जब थर्ड हाउस के लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होते हैं तो ये देखा जाता है कि कई बार जातक को अपने माता पिता से बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, यानी व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए स्वयं ही एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। लेकिन उसका लाइफ पार्टनर उसके लिए जीवन में सब कुछ लेकर आ सकता है, यानी लाइफ पार्टनर की वजह से व्यक्ति को यहाँ पर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर कई बार देखा जा सकता है कि व्यक्ति अपने पिता के व्यवहार और प्रतिष्ठा की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का अनुभव कर सकता है। उनकी वजह से उसे जीवन में कई तरीके की चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है या कई स्थितियों में बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक भी होता है और हमेशा भावनाओं की वजह से प्रभावित रहता है। ये स्थिति उसके भाई बहनों के साथ, उसके जीवन साथी के साथ या कार्यस्थल में साथ में कार्य करने वाले साथियों के साथ भी दिखाई दे सकती है। यानी उनके इमोशनल बॉन्ड्स या इमोशनल रिलेशंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर उसके भाई को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है, जिसकी वजह से उसको भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर पिता के साथ उसके संबंध गलत फहमियों के कारण ही खराब हो सकते हैं, यानी रिश्तों में किसी न किसी तरीके की गलत फहमी उनके रिश्तों में दूरियां लेकर आ सकती है। इसलिए बेहतर ये होता है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे रिश्ते खराब हो रहे हैं तो आप अगर बैठकर एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत कर लेते हैं तो समस्याओं का समाधान करना संभव हो जाता है और रिश्ते भी टूटने से बच सकते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति का जो इंटरेस्ट या उसकी जो हॉबी होती है या उसके बातचीत करने का जो माध्यम बनता है वो ज्यादातर उच्च शिक्षा, धर्म, दर्शन आदि के क्षेत्र में हो सकता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा इसके अंदर मौजूद होती है। साथ ही दूर-दराज के ये स्थानों पर यात्रा करना इसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। विभिन्न जातियों, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ बातचीत करके उनसे नई-नई चीज़ों को सीखना इसे बहुत भाता है। ये स्थिति तीसरे भाव के कारण जानकारी एकत्रित करने और नवम भाव के कारण प्रकाशित करने की ऊर्जा का भी आदान प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही शिक्षित और लेखक जैसे व्यक्ति की संभावना होती है। यहाँ पर ये स्थिति ज्यादातर सुनिश्चित हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति निरंतर नई नई जानकारियों को एकत्रित करने तथा उसे प्रकाशित करने में ही लगा रहता है। लेकिन ये सभी स्थितियां इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि आपके चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति है, उनके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, किन ग्रहों के साथ युति है, ग्रह आपके वक्री हैं या फिर अस्त हैं। तो ये सारी चीजों के अनुसार भी हर चार्ट में परिणाम अलग-अलग देखने को मिल सकते हैं। अगर व्यक्ति को अपने चार्ट के अनुसार किसी विशेष स्थिति पर जानकारी करनी है तो उसके लिए पूरे चार्ट का विश्लेषण करना जरूरी होता है। तभी आप किसी सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं।
अब अगर ग्रहों के अनुसार इस स्थिति को अलग अलग समझने का प्रयास करें तो यहाँ हम सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करते हैं। अगर सूर्य ग्रह की बात करें तो यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर नवे भाव में बैठते हैं, यानी कि यहाँ पर थर्ड हाउस में सिंह राशि होती है इसलिए वो यहाँ के लॉर्ड बनते हैं, और नाइन्थ हाउस में कुंभ राशि होती है इसलिए वहां पर वो जाकर बैठते हैं। ये स्थिति इस बात का संकेत देती है कि जातक या उसके पिता किसी ऐसे व्यवसाय से या ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं जहां पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा यात्राएं करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर व्यक्ति या उसके पिता को कार्य क्षेत्र से संबंधित लंबी लंबी यात्राएं करने का अनुभव भी मिल सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि यहाँ पर जातक या उसके पिता का संबंध किसी बड़े धार्मिक समूह के साथ भी हो सकता है और उन्हें ज्ञान देने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ सकता है। वे उच्च धार्मिक और दार्शनिक विषयों में भी शोध में इंटरेस्ट रख सकते हैं, यानी वो ऐसे विषयों में भी शोध कार्य कर सकते हैं और इसका उपयोग वो दूसरों की भलाई के लिए भी कर सकते हैं। अन्यथा सामान्य रूप से कहें तो वो किसी बड़ी संस्था से जुड़कर दूरस्थ स्थानों पर कार्य कर सकते हैं। सूर्य करियर का प्रमुख कारक होता है इसलिए ये एक मजबूत संकेत देता है कि व्यक्ति नवम भाव से संबंधित करियर या पेशे को अपनाता है या विदेश में जाकर अगर अपना करियर बनाता है तो वो अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकता है। कुंभ राशि में सूर्य करियर में अचानक से उन्नति प्रदान कर सकते हैं और अचानक से गिरावट का सामना भी करवा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर चंद्रमा के बारे में बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी होकर, यानी कि वहां पर कर्क राशि है इसलिए वो थर्ड हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं और नवम भाव में मकर राशि में स्थित रहते हैं। जातक यहाँ पर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो सकता है क्योंकि चंद्रमा जो है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देता है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों से भी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, यानी कोई भी बात अगर किसी के द्वारा कही जाती है तो वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जातक की माता बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाली हो सकती है, यानी हो सकता है धार्मिक कार्यों की वजह से वो अलग अलग स्थानों की यात्राएं करती रहती हों। यहाँ पर व्यक्ति का मन उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित रहता है, साथ ही अधिकार प्राप्त करने की भी उसके अंदर प्रबल इच्छा रहती है, लेकिन ये परिणाम व्यक्ति को ज्यादातर 30 वर्ष की आयु के बाद ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति अपने उच्च अध्ययन से भी भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से वो अपने भावों को खुलकर दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, यानी कि बहुत इमोशनल होता है, बहुत कुछ महसूस करता है लेकिन उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती है जहां पर वो दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। चंद्रमा का संबंध नवम भाव से होने पर यह संकेत भी मिलता है कि व्यक्ति का संबंध विदेश के साथ भी हो सकता है, यानी कि व्यक्ति विदेश में जाकर कार्य कर सकता है या वो जो कार्य करता है उससे भी किसी न किसी तरीके से विदेश से कनेक्टेड हो सकता है। यानी यहाँ पर यह स्थिति हो सकती है कि वो स्थायी रूप से वहां पर निवास भले ही ना करे पर कई बार वहां की यात्राएं और छोटे छोटे समय के लिए उसे वहां पर रहने की स्थिति बन सकती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा माता का भी प्रतीक है, तो यहाँ पर नाइन्थ हाउस में जब चंद्रमा होता है तो कई बार माता पिता की जिम्मेदारियों को निभाने वाली होती है, यानी पिता के समान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाती है। साथ ही माता ने अपने जीवन में कई तरीके की बाधाओं, कष्टों और कठिनाइयों का सामना किया होता है, लेकिन फिर भी वो सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखती है। माता शिक्षिका भी हो सकती है और कई बार उसका कनेक्शन भी किसी न किसी तरीके से विदेश से हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर मंगल अपनी दो राशियों की वजह से थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर नाइन्थ हाउस में बैठते हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कन्या लग्न की बात करें तो मंगल तीसरे और आठवें भाव के स्वामी होकर नवम भाव में वृषभ राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर मंगल शुक्र की राशि में है जहाँ पर उनकी डिग्निटी बहुत अच्छी नहीं होती है, यानी उनकी पहचान कई बार यहाँ पर अच्छी नहीं बन पाती है। यहाँ पर व्यक्ति के प्रयास अपने उच्च ज्ञान या उच्च शिक्षा के माध्यम से धन कमाने की ओर अधिक हो सकते हैं, क्योंकि वृषभ धन की राशि है और थर्ड हाउस एफर्ट को बताता है, साथ ही नाइन्थ हाउस आपके ज्ञान को बताता है।
तो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने एफर्ट के माध्यम से व्यक्ति यहाँ पर धन कमा सकता है। इस स्थिति वाले लोग जीवन में भी कई बार बहुत ज्यादा रुकावट महसूस करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति यात्राएं करके, विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बारे में जानकारी करके खुद को ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करता है। मंगल भले ही प्राकृतिक रूप से एक पाप ग्रह के रूप में माना गया हो, परंतु नवम भाव में भाग्य देने वाला ग्रह बन जाता है। अब अगर यहाँ पर कुंभ लग्न की बात करें तो मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, नवम भाव में तुला राशि में बैठते हैं। यहाँ पर भी मंगल शुक्र की राशि में है, इसलिए अपने एफर्ट के माध्यम से धन कमाना ही इनका उद्देश्य हो सकता है। लेकिन कई बार यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति के अपने शिक्षकों के साथ लगातार झगड़े, गंभीर असहमति हो सकती है। ये जीवन में ज्यादातर ऐसे गुरुओं को प्राप्त करता है जो इसके विचारों के विरोधी होते हैं, यानी वो लोग इसके विचारों का हमेशा विरोध करते हैं। चाहे ऐसा व्यक्ति कितना भी शांत या संतुलन बनाए रखने का प्रयास करे, पर उसे इन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। क्योंकि तुला राशि संबंधों की राशि है और नवम भाव कानून का भाव है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति रिलेशनशिप काउंसलर भी बन सकता है, साथ ही एक अच्छा लॉयर भी बन सकता है जो लड़ने वाले पक्षों के बीच में शांति स्थापित करने का कार्य करता है, ना कि संबंधों को तोड़ने का। कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल तीसरे और 10वें भाव का स्वामी बनता है, तो यहाँ पर वो उसके करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक उपलब्धियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ऐसे लोग अगर तीसरे भाव से संबंधित किसी करियर को अपनाते हैं तो वो भी उसके लिए लाभप्रद होते हैं। ऐसे लोग अगर जीवन में कभी भी थकावट या रुकावट महसूस करते हैं, तो ऐसे लोग यात्राएं करके, विभिन्न संस्कृतियों की, धर्मों की जानकारी करके, उनसे कुछ नया सीख कर, नए विषयों की जानकारी करके खुद को ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करते हैं। मंगल प्राकृतिक रूप से पाप ग्रह होने के बाद भी एक शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। अब अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो बुध यहाँ पर दो राशियों के माध्यम से थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है और नाइन्थ हाउस में जाकर बैठता है। अगर यहाँ सबसे पहले हम मेष लग्न की बात करें तो बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर नवम भाव में धनु राशि में बैठते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति ज्यादातर उच्च शिक्षा में, शास्त्रों को पढ़ने में, हर तरीके की जानकारी को एकत्रित करने में अपने जीवन को लगाए रखता है। ऐसा व्यक्ति पहले स्वयं जानकारी एकत्रित करता है, फिर उसको प्रकाशित करके दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा लेखक भी बन सकता है, साथ ही एक अच्छा ब्लॉगर भी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं भी करता है और वहां से भी ज्ञान को एकत्र करता है। ऐसा व्यक्ति लगातार किसी एक स्थान पर रहने में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता है, इसलिए निरंतर किसी न किसी कारण से यात्राएं करता रहता है। धर्म, दर्शन या अन्य संस्कृतियों के लोगों के प्रति भी इसके अंदर अत्यधिक जिज्ञासा देखी जा सकती है। मेष लग्न वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और आपका छठा भाव आपके काम और कर्तव्यों को बताता है। इसलिए ऐसे लोग इस ग्रह से संबंधित कार्यों को अपना पेशा बना सकते हैं, यानी वो बुध से संबंधित कार्यों को अपना कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं। ये लोग दुनिया को बहुत ही आशावादी तरीके से देखते हैं, साथ ही ये प्राकृतिक शिक्षक भी होते हैं और उपदेशक भी बन सकते हैं। प्रेरणादायक लेखन या आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी ये लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी इनकी प्रकृति भुलक्कड़ भी देखी जा सकती है, यानी ये चीजों को जल्दी ही भूल भी जाते हैं। लेकिन इनका जीवन ज्यादातर नाइन्थ हाउस से जुड़े हुए विषयों पर लिखने में, बोलने में या सोचने में व्यतीत हो जाता है। अगर अब हम कर्क लग्न की बात करें तो बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव में मीन राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। ऐसे लोगों की जो संचार शैली होती है वो बहुत ज्यादा कल्पनाशील होती है। ये सभी धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर गहराई से विश्लेषण करते हैं और फिर अपनी कल्पना का उपयोग इन विषयों पर गहराई से लिखने में करते हैं।
ऐसे लोग बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से लिखते हैं। इनकी जिज्ञासा सभी दार्शनिक विषयों के प्रति समान रहती है। ये उच्च ज्ञान और आध्यात्मिकता पर महान लेखक बन सकते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं, इसलिए ये लोग दुनिया को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। इनका मानना होता है कि कोई उच्च शक्ति है जो हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित कर रही है, और वो अपने दैनिक जीवन को भी इसी विश्वास के साथ जीते हैं। ये बुद्ध के लिए अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति है, लेकिन इसे रचनात्मक लेखन और जीवंत कल्पना का उपयोग करके किसी कलात्मक कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब अगर शुक्र ग्रह की बात की जाए तो वो भी दो राशियों के माध्यम से तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही नाइन्थ हाउस में बैठते हैं। अगर सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ सिंह लग्न में शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और नवम भाव में मेष राशि में बैठते हैं। यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि जातक के प्रेमी या प्रेमिका अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए दृढ़ रहते हैं, जिससे दोनों के बीच में विवाद की स्थिति भी आ सकती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि यहाँ पर व्यक्ति की वाणी बहुत ज्यादा सीधी होती है, जिसकी वजह से सामने वाले के साथ विचारों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सिंह लग्न वालों के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और 10वां भाव आपके करियर, प्रतिष्ठा और सांसारिक उपलब्धियों को भी बताता है। तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति के लिए 10th हाउस या 3rd हाउस के ग्रहों के अनुसार करियर को चुनना लाभकारी हो सकता है। शुक्र पुरुष की कुंडली में पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत ज्यादा शिक्षित हो सकती है या बहुत यात्राएं करने वाली हो सकती है, किसी दूर देश से भी संबंध रख सकती है। आपका या आपकी पत्नी का संबंध 9th हाउस से जुड़े हुए पेशों से भी हो सकता है। इन लोगों को उच्च शिक्षा या विदेशों से भी अच्छे अनुभवों की प्राप्ति हो सकती है। अब अगर मीन लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर शुक्र तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होते हैं। जहाँ पर भी शुक्र मौजूद होता है वहीं पर वो व्यक्ति के प्रेम को दर्शाता है। ये लोग दूर दराज की यात्राएं करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, तो इन्हें अपनी पत्नी उन लोगों के बीच में भी मिल सकती है। धर्म, दर्शन और उच्च शिक्षा के प्रति प्रेम के अलावा भी इन लोगों का इंटरेस्ट गूढ़ विद्याओं में हो सकता है, यानी कि ये ऑकल्ट साइंस में अध्ययन करना भी पसंद कर सकते हैं। कई बार प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां देखी जा सकती हैं, साथ ही अचानक से होने वाली घटनाएं भी इनके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ पर इस बात का भी संकेत मिलता है कि इनके प्रेमी या प्रेमिका किसी अन्य संस्कृति के भी हो सकते हैं। शुक्र पुरुष की कुंडली में पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उनकी पत्नी यहाँ पर बहुत ज्यादा शिक्षित भी हो सकती है। साथ ही यात्राएं करने में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, या उनका कार्य क्षेत्र ऐसा हो सकता है जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा यात्राएं करने की आवश्यकता पड़े। उनकी पत्नी का संबंध विदेश से भी हो सकता है या वो स्वयं विदेश में रहने वाली हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का या उनकी पत्नी का जो कार्य क्षेत्र है वो भी नवम भाव से संबंधित हो सकता है। ये लोग उच्च शिक्षा के माध्यम से या विदेश से मिलने वाले अनुभवों के माध्यम से जीवन में कई तरीके की अलग अलग चीजों को सीखते भी हैं और उन्हें जीवन में अपनाकर आगे भी बढ़ते हैं। अब अगर गुरु ग्रह की बात की जाए तो यहाँ पर दो राशियों के कारण गुरु ग्रह तीसरे भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में बैठते हैं। अगर हम सबसे पहले तुला लग्न की बात करें तो गुरु यहाँ पर तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही नवम भाव में मिथुन राशि में बैठते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को किसी दूरस्थ स्थान पर शिक्षक या प्रोफेसर बनने के लिए ले जाती है। हालांकि गुरु बुध की राशि में बहुत ज्यादा सहज नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिथुन राशि में होने पर उच्च शिक्षा के बारे में और अधिक जानकारी करने के लिए वो व्यक्ति को जिज्ञासु बना देती है। यानी व्यक्ति यहाँ पर इतना ज्यादा जिज्ञासु होता है कि उसे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने या जानने की इच्छा बनी रहती है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब व्यक्ति किसी न किसी विषय में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेता है तो वो उस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करने के लिए भी प्रेरित होता है।
और इसी कारण आप कई बार दूसरों के गुरु भी बन जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें उनके जीवन में मार्गदर्शक के रूप में मिले हैं, यानी आप उन्हें जीवन का एक नया मार्ग दिखाते हैं, तो आप गुरु के रूप में उनके जीवन में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को हमेशा अपने अंदर समेट कर नहीं रख सकता है। इसलिए एक ऐसा समय भी आ जाता है जहाँ पर वो अपनी इस ज्ञान को, इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने का कार्य भी करते हैं। चाहे वो लेखन के माध्यम से हो या प्रवचन के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से गाइडेंस देते हों। इस स्थिति में इन लोगों को ये भी संकेत दिया जाता है कि अगर वो लोग 9th हाउस से संबंधित कार्यों को अपना पेशा बनाते हैं, तो वो उसमें अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए अगर व्यक्ति इस ग्रह स्थिति के अनुसार 9th हाउस से संबंधित विषयों को अपना पेशा बनाता है, तो वो उसमें अच्छी लाभ की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए ऐसे लोग महान शिक्षक भी बन सकते हैं, अच्छे गुरु भी बन सकते हैं, मार्गदर्शक भी बन सकते हैं और एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। बृहस्पति एक प्राकृतिक शुभ ग्रह है और वो यहाँ पर 9th हाउस में है, इसलिए उनके परिणाम और भी अधिक शुभ हो जाते हैं। भले ही मिथुन राशि यहाँ पर उन्हें कमजोर बनाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने हाउस की स्थिति की वजह से, अपनी स्वयं के पॉजिटिव प्रभाव की वजह से ये यहाँ पर शुभ परिणाम की प्राप्ति कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पर हम मकर लग्न की बात करें, तो मकर लग्न में भी गुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव में कन्या राशि में बैठते हैं। ये स्थिति भी यहाँ पर दर्शाती है कि यहाँ पर भी गुरु बुध की राशि में ही स्थित है। व्यक्ति यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करके शैक्षणिक क्षेत्र में भी जा सकता है। कन्या राशि इन्हें धर्म और दर्शन से जोड़ती है, साथ ही उच्च अध्ययन के प्रति भी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये लोग अपने विषयों पर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और शोध के माध्यम से अपनी राय दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये स्थिति प्रोफेसर के पेशे के लिए बहुत ही बेहतर मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जातक विभिन्न विचारों, चर्चाओं और बहसों के लिए खुला हुआ होता है। किसी भी तरीके से शिक्षक बनना, विदेश में जाकर काम करना इनके जीवन का एक हिस्सा हो सकता है। बृहस्पति प्राकृतिक रूप से एक शुभ ग्रह है और 9th हाउस में होने की वजह से इनका प्रभाव दुगना हो जाता है। यहाँ पर ये व्यक्ति को शुभ प्रभावों की प्राप्ति करवाते हैं। बुध की राशि में होने के बावजूद भी ये व्यक्ति को उच्च फल प्रदान करते हैं। अब अगर हम शनि ग्रह के बारे में बात करें, तो शनि भी दो राशियों के माध्यम से 3rd हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में बैठते हैं। यानी यहाँ पर अगर वृश्चिक या धनु लग्न की बात की जाए, तो दोनों में ही शनि 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 9th हाउस में विराजते हैं। ये स्थिति ये बताती है कि व्यक्ति को अपने शुरुआती जीवन में अच्छे गुरुओं का साथ नहीं मिलता है, यानी इन्हें अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं, अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं जो इन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे सकें। यहाँ पर उनकी उच्च शिक्षा भी बाधित हो जाती है, किसी न किसी कारण से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में देरी होती है। इन लोगों के अपने शिक्षकों के साथ भी तनावपूर्ण संबंध होते हैं, यानी गुरुओं के साथ भी इनका संबंध बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये स्थिति उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्रित भी रखती है, यानी वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट भी डालते हैं और निरंतर उस कार्य में लगे रहते हैं। और लंबे समय तक समर्पण के साथ प्रयास करने के बाद इनको एक अच्छे गुरु का साथ मिल जाता है, यानी कि इनके जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति शामिल हो जाता है और बाद में ये अपने ही कार्यों के अथॉरिटी यानी कि प्राधिकारी भी बन जाते हैं। वृश्चिक लग्न के अनुसार जब 3rd हाउस के स्वामी 9th हाउस में यानी कर्क राशि में होते हैं, तो जलीय राशियों में शनि जातक के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो वहां पर व्यक्ति को कम उम्र में ही कई तरीके की कष्टदायक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नवम भाव में शनि मैच्योर होने के बाद व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों का फल देते हैं, साथ ही उसे वहां पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति होना भी शुरू हो जाती है, यानी ये परिणाम ज्यादातर व्यक्ति को 30 वर्ष की उम्र के बाद ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए तो व्यक्ति अगर 9th हाउस से संबंधित विषयों को अपना करियर बनाता है,
तो उसको जीवन में सफलता मिलती है। यानी आरंभिक दौर में उसको भले ही कितने एफर्ट्स डालने पड़े या चीजें बहुत धीमी गति से चलें, लेकिन जब भी वो उसके जीवन में शामिल होती हैं तो वो उसके जीवन में स्थिरता लेकर आती हैं। अगर धनु लग्न की बात करें तो यहाँ सिंह राशि में शनि अपेक्षाकृत कमजोर हो जाते हैं। हालांकि धनु लग्न वालों के लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए जन्म कुंडली में वो धन का संकेत भी देते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार शनि जहां पर भी होते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित करियर व्यक्ति अपने लिए चुन सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शनि यहाँ पर 9th हाउस से संबंधित विषयों को अपने करियर का क्षेत्र बना सकता है। यानी कि अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो यहाँ पर 3rd हाउस का प्रभाव व्यक्ति के ग्रह पर निर्भर करता है। यानी अगर वहां पर शुभ ग्रह होते हैं तो उन सबके शुभ प्रभाव भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यानी भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलता है, अच्छा करियर भी मिलता है, व्यक्ति विदेश यात्राएं भी करता है और उससे धन की प्राप्ति भी होती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई मैलेफिक ग्रह होते हैं तो चीजें व्यक्ति को देर से मिल सकती हैं, उसके लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ सकते हैं, संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, रिश्तों में भी कटुता देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 3rd हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।